हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 3 यानी कि बंधुत्व जाति और वर्ग पार्ट 3 जो है हमारी इतिहास की पुस्तक का उस पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तरी यानी कि एमसीक्यू क्विज़ करेंगे। तो ये किंगशिप कास्ट एंड क्लास एनसीईआरटी बुक से के थीम 3 से लिया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसमें प्रश्न आपको दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 जो हैं विकल्प दिए गए हैं। तो उसमें से सही विकल्प जो है आपको छांटना है। तो इस तरह से 20 प्रश्न आपके पास आएंगे, इसलिए अगर आप क्विज़ में भाग लेना चाहते हैं तो एक कागज़ पे 1 से 20 तक अंक लिख लीजिए और फिर ABCD करके अपने आंसरों को दीजिए और क्विज़ के ख़त्म होने पर अपने टोटल स्कोर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि गांधार में मिली उक्त मूर्ति किससे संबंधित है। द आइडल फाउंड इन गांधारा इज़ रिलेटेड टू ए गौतम बुद्ध, बी बौद्ध भिक्षु यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क, सी यूनानी यात्री यानी कि ग्रीक ट्रैवलर, डी जैन साधु यानी कि जैन मॉन्क। तो ये जो मूर्ति है ये किनसे संबंधित है ये बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी बौद्ध भिक्षु यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये एक बुद्धिस्ट साधु है, बौद्ध भिक्षु है जिसके हाथ में एक कटोरा है जो कि ये हमेशा बुद्ध जो भिक्षु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो अपने पास रखते हैं। तो इस चित्र में उनको दिखाया गया। गांधार शैली जो है वो यूनानी शैली से प्रभावित रही है, तो इसीलिए जो है इनके चेहरे जो हैं गांधारी शैली में यूनानियों की तरह तीखे नाक नक्श वाले दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है सेकंड नंबर, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। तो क्वेश्चन 2 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र वर्ण सिस्टम इज ए सामाजिक व्यवस्था यानी कि सोशल सिस्टम, बी धार्मिक व्यवस्था यानी कि रिलीजियस सिस्टम, सी देवीय व्यवस्था यानी कि डिवाइन अरेंजमेंट और डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी देवी व्यवस्था यानी कि डिवाइन सिस्टम। तो ये जो है देवी व्यवस्था इसलिए कही जाती है ताकि ये ब्राह्मण ग्रंथों में इंगित किया गया ताकि कोई भी इस व्यवस्था को चैलेंज ना करे और इसे एक देवीय व्यवस्था माना जाए यानी कि भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था माना जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति यानी कि जो बाप दादाओं से मिली हुई संपत्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो पैतृक संपत्ति कहलाती है। उस संपत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति सेंट्रल प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स, ए है सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा होता था यानी कि ऑल द सन वर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। बी जो है ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ में सबसे बड़ा पुत्र जो है विशेष भाग का अधिकारी होता था यानी कि एल्डर सन एंजॉय स्पेशल पार्ट। और सी जो है स्त्रियों का पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था यानी कि वुमेन हैव नो राइट टू एसेंशियल प्रॉपर्टी। और डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ये सभी ठीक हैं यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था चारों वर्णों के लिए जीविका की डैश व्यवस्था करता है। तो अकॉर्डिंग टू द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र द वर्ण सिस्टम मेक्स ए डैश अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड फॉर द 4 वर्ण्स। तो 4 जो वर्ण हैं उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करता है। ए आदर्श यानी कि आइडल, बी स्थाई यानी कि परमानेंट, सी पर्याप्त यानी कि एनफ और डी अस्थाई यानी कि टेम्पररी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ये इसका सही जवाब है ए आदर्श यानी कि आइडल। तो ये ऐसा धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था जो है कर्म पर आधारित थी यानी कि जो जिस वर्ण में होगा उनके लिए काम का बंटवारा किया गया था समाज में और उनको उसी काम से या उस वर्ण से जुड़े हुए कार्यों को ही करना पड़ता था, इसीलिए इसको एक आदर्श यानी कि आइडल सिस्टम कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है स्त्री को विवाह में मिले उपहारों को कहा जाता था। तो इसमें क्या कहा जाता था, इस रिक्त स्थान में
आपको ये भरना है। द गिफ्ट और द वुमेन रिसीव्ड इन मैरिज वर कॉल्ड, तो इसका है ए जो है उपहार यानी कि गिफ्ट, बी दहेज यानी कि डाउरी, सी स्त्री धन यानी कि फीमेल मनी या स्त्री धन भी कह सकते हैं, और डी पुरुष धन यानी कि पुरुष धन। तो इसके लिए आपका सही उत्तर बताने के लिए समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है स्त्री धन, यानी कि अपने किसी भी स्त्री को, किसी लड़की को शादी के समय जो उसके माता पिता और रिश्तेदार जो उपहार दिया करते थे विवाह में, उस उपहारों के ऊपर स्त्री का पूर्ण रूप से अधिकार होता था और वो उसका पति भी उससे नहीं ले सकता था, और इसीलिए जो है इस धन को स्त्री धन कहते हैं। स्त्री चाहे तो अपनी संतान को इसे जो है प्रदान कर सकती थी, तो ये स्त्री धन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का कार्य है, यानी कि अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र द वर्क फॉर ब्राह्मण इज ए यज्ञ करना और करवाना यानी कि डू यज्ञ एंड गेट इट डन, और बी जो है दान देना और लेना यानी कि डोनेट एंड टेक, और सी जो है वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा प्रदान करना यानी कि टू स्टडी वेदास एंड इम्पार्ट एजुकेशन, और डी है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी कि ब्राह्मणों को ये सभी कार्य जो है उनके लिए अनिवार्य थे, यानी कि वो यज्ञ खुद भी करते थे और करवाते भी थे और दान देते भी थे और लेते भी थे। तो इसके अलावा वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा प्रदान करना, और ये सभी जो कार्य जो हैं इनके लिए अनिवार्य बताए गए। यहाँ क्षत्रियों के लिए भी ये कार्य थे, लेकिन उनमें रक्षा भी शामिल थी, और साथ ही उनमें जैसे दान वाले की बात होती है तो दान देना तो उनके लिए था, लेकिन लेना वर्जित था। तो लेना, दान लेना सिर्फ जो है ब्राह्मणों के लिए ही था, अन्य वर्गों के लिए नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों का कार्य है, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स द वर्क ऑफ क्षत्रियाज इज ए न्याय करना यानी कि टू जज, बी युद्ध करना और लोगों को सुरक्षा प्रदान करना यानी कि वार एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल, सी यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा लेना यानी कि टू परफॉर्म यज्ञ एंड गिव एलम्स, और या डी जो है उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति के अधिकार का आधार था। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट द बेसिस ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी वाज ए लैंगिक यानी कि जेंडर, बी वर्ण यानी कि वर्ण, और सी लैंगिक और वर्ण दोनों यानी कि बोथ जेंडर एंड वर्ण, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी लैंगिक और वर्ण दोनों। तो ये इस तरह से है कि लैंगिक इसलिए है क्योंकि पुरुषों का अधिकार जो थे संपत्ति में थे, लेकिन स्त्रियों का अधिकार संपत्ति में नहीं होता था। उनका अधिकार सिर्फ उनको शादी में मिले स्त्री धन पर ही होता था। और जो है वर्ण इसीलिए वर्ण को आधार बताया गया है क्योंकि संपत्ति जो है शूद्र वर्ग के लोग जो है एकत्र नहीं कर सकते थे, उनका कार्य सिर्फ सेवा कार्य ही होता था। जबकि वर्ण के आधार पर भी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरह से था। क्षत्रिय और जो तीसरा वर्ण का वैश्य वर्ग है वो काफ़ी धनवान होते थे, जबकि ब्राह्मण जो हैं कुछ धनवान भी होते थे और कुछ गरीब भी होते थे। लेकिन शूद्र वर्ग जो है सभी जो हैं वो लगभग कम आय वाले और बहुत ही गरीब होते थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। तो इस तरह से जो है वर्ण के आधार पर भी संपत्ति का अधिकार था और लैंगिक आधार पर भी, तो दोनों ही इसके ऑप्शन ठीक हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा वंश अक्षत्रिय वंश है। यहाँ क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार राजा होने का अधिकार जो है, शासन करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रियों को था, तो क्योंकि उन्हें ही रक्षा का भार सौंपा गया था वर्ण व्यवस्था के अनुसार, तो कुछ अक्षत्रिय राजवंश भी हुए हैं। तो विच डायनेस्टी ऑफ क्षत्रिय डायनेस्टी इन द फॉलोइंग डायनेस्टीज, यानी कि इन राजवंशों में से कौन से अक्षत्रिय वंश हैं। ए मौर्य, बी कण्व, सी शुंग और डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इनमें मौर्य जो थे, मौर्यों को निम्न जाति का कई ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है, और कुछ ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय बताया गया, लेकिन अधिकतर ग्रंथ जो हैं इन्हें निम्न जाति का बताते हैं। और कण्व और शुंग जो हैं ये ब्राह्मण राजवंश थे, तो इसीलिए इनको अक्षत्रिय वंश तीनों को ही कहना उचित होगा। तो डी उत्तर उपरोक्त सभी सबसे सही उत्तर है। तो प्रश्न 10 है कि दी हुई मूर्ति क्या दर्शाती है, यानी कि व्हाट डज द गिवन स्टैचू रिप्रेजेंट। तो ए जो है माता और पुत्र, यानी कि मदर एंड सन। बी जो है पिता और पुत्र, यानी कि फादर एंड सन। और सी जो है सरदार और उसके अनुयायी में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सरदार एंड हिज फॉलोअर्स। और डी जो है गुरु और शिष्य, यानी कि गुरु एंड डिसाइपल। तो ये आंसर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सरदार और उसके अनुयायी में अंतर। तो दक्षिण भारत में जो है काफ़ी छोटे छोटे राज्य थे जिन्हें साम्राज्य ना कह के सरदारियाँ कहा जाता था, तो उनके मुखिया को जो है राजा के बजाय सरदार ही कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि शक राजा रुद्र दमन ने डैश सरोवर यानी कि या झील का जीर्णोद्धार करवाया, यानी कि शक किंग रुद्र दमन गॉड डैश पॉन्ड और ओब्लिक लेक रेनोवेटेड। तो इसका ए है मानसरोवर, बी बड़कल झील यानी कि बड़कल लेक, सी झुमरी तलैया और डी सुदर्शन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी सुदर्शन। तो सुदर्शन झील जो है उसका शक राजा रुद्र दमन ने पुनरुद्धार कराया था, जिसका बहुत ही धार्मिक महत्व है। तो शकों को ये ब्राह्मणीय ग्रंथों में मलेच्छ कहकर पुकारा गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके साथ अपनी सांस्कृतिक एकता का परिचय दिया और यहाँ के धार्मिक सद्भावनाओं को बरकरार रखा और इनके के लिए जो है धार्मिक कार्यों में सहयोग भी दिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सातवाहन शासक डैश ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। दर्प का मतलब घमंड। तो द सातवाहन रूरल डैश डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज ए यूनिक ब्राह्मण एंड ऑब्यूसिव ऑफ द क्षत्रियाज। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन है ए गौतमीपुत्र सामी श्री यन सातकर्णी, और बी जो है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी, सी गौतमीपुत्र श्री विजय सातकर्णी और डी जो है मधारी पुत्र स्वामी सकसेन। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है, इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब जो है वो है बी गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। तो ये बी ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। तो ये सभी नाम लगभग मिलते जुलते से हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कि गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 13, नए समुदाय जो ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित नहीं किया जा सका था जिनको उनको डैश में बांट दिया गया, यानी कि न्यू कम्युनिटीज़ विच कुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द ब्राह्मणिकल वर्ण सिस्टम वर डिवाइडेड इनटू। तो उन जो इसमें वर्ण व्यवस्था में नहीं आ सकते थे उनको बांट दिया गया, ए टुकड़ों में, बी यानी कि फ्रेगमेंट्स में, बी जातियों में यानी कि कास्ट्स में, सी आपस में यानी कि ईच अदर और डी जो है वर्गों में यानी कि कैटेगरीज में। तो इसका सही जवाब देने के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
तो इसका सही जवाब है जातियों में, यानी कि वर्ण व्यवस्था में जो एडजस्ट नहीं हो सकते थे, कुछ ऐसे थे जैसे निषाद और चरवाहा लोग थे जो उनको, या फिर स्वर्णकार थे, उनको जातियों में जो बांट दिया गया, और कई बार जो है ये जातियां बाद में श्रेणियों में बट गई जो समान कार्य करने वाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि डैश अभिलेख में बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है जो कि लाट गुजरात से आकर बसी थी। तो ये इसकी अंग्रेजी है कि इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब ए कैटेगरी ऑफ वीवर्स हु सेटल्ड इन लाट कमिंग फ्रॉम गुजरात, यानी कि जो लाट जगह है गुजरात में, वहाँ से ये आए थे लोग, और यहाँ पर आकर किस जगह बसे थे उस अभिलेख का में जिनमें बुनकरों की श्रेणी का वर्णन है, वो अभिलेख है ए मंदसौर, बी रांची, सी सांची और डी भोपाल। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है डी मंदसौर। तो मंदसौर में ये लोग आके गुजरात से बसे थे क्योंकि वहाँ के राजा के बारे में उन्होंने सुना था कि वो बहुत दयालु है, और उसके बारे में अच्छा सुनकर ही ये बुनकरों की श्रेणी वहाँ आई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, शूद्रक के नाटक मछीकृतम के नायक चारुदत्त को डैश वणिक बताया गया है। वणिक का मतलब वैश्य यानी कि बनिया। तो इसकी इंग्लिश है चारुदत्त द प्रोटगोनिस्ट ऑफ ए मृच्छकटिकम हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी चतुर यानी कि क्लेवर और डी धनी यानी कि रिच। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए ब्राह्मण, यानी कि शूद्रक में के नाटक मृच्छकटिकम में जो चारुदत्त जो नायक है उसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है, यानी कि वो जो है यहाँ ये पता लगता है कि जातियों ये वर्ण संकर होने शुरू हो गए थे, यानी कि ब्राह्मण और जो सबसे उच्च वर्ग माना जाता था और वणिक वर्ग जो है वैश्य वर्ग जो तीसरे नंबर पे माना जाता था, तो ये अपने इसको जो है ब्राह्मण वणिक बताया गया, यानी कि ये वर्ण संकर हुआ। तो इसको जो है इस शूद्रक के नाटक में दिखाया गया मृच्छकटिकम में। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य जो है महाभारत में एक तीरंदाज था जिसने अपना अंगूठा जो है अपने गुरु द्रोणाचार्य को दान में दिया था गुरु दक्षिणा में। तो उस एकलव्य का संबंध जो है किस वर्ण से है, यानी कि एकलव्य बिलोंग टू डैश क्लास। तो ए शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट्समैन, बी भील, सी निषाद और डी चरवाहा यानी कि शेपर्ड। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है निषाद, यानी कि सी ऑप्शन जो है निषाद वो सही है। अगला क्वेश्चन है 17वां, असंस्कृत भाषी यानी कि जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, तो असंस्कृत भाषी लोगों को कह कर संबोधित किया जाता था और निम्न कोटि का माना जाता था, यानी कि हीन माना जाता था, अपने से कमतर माना जाता था। तो उसको क्या कहते थे? जो संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे उनको संस्कृत बोलने वाले क्या कहते थे? तो असंस्कृत का मतलब है अनकल्चर्ड स्पीकिंग का नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है कि नॉन संस्कृत स्पीकिंग पीपल्स वर कॉल्ड एज डैश एंड कंसिडर्ड इन्फीरियर। तो ए है परदेसी, बी निषाद, सी शूद्रा, सी डी मलेच्छ। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो यहाँ पे डी जो है मलेच्छ जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि जो ब्राह्मणीय ग्रंथों में और अन्य सामाजिक जो भी बाहर से कोई आया जो कि संस्कृत भाषा नहीं बोलता था, यानी कि आर्य नहीं था, क्योंकि संस्कृत आर्यों की भाषा थी, तो दूसरी संस्कृति के लोगों को वो लोग मलेच्छ कहते थे और अपने से हीन मानते थे, क्योंकि आर्य अपने जाति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन प्राप्ति के कितने साधन बताए गए हैं? अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति हाउ मैनी मीन्स ऑफ गेटिंग मनी फॉर मैन? तो ए जो है 5 यानी कि 5, बी 4 यानी कि 4, सी 6 यानी कि 6
और डी 7 यानी कि 7। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी 7 यानी कि 7। तो 7 साधन बताए गए हैं जिसके द्वारा पुरुष जो है धन एकत्र कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 है, शवों की अंत्येष्टि करने वाले और मृत पशुओं को छूने वालों को डैश कहा जाता था। दोज हु क्रेम्ड डेड बॉडीज एंड टच्ड डेड एनिमल वर कॉल्ड डैश। तो ए शूद्र, बी निषाद, सी चंडाल, डी हरिजन। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी चांडाल, यानी कि चांडाल जो थे वो शवों की अंत्येष्टि किया करते थे और मृत पशुओं को जो है उठाकर जो है डिस्पोज ऑफ करते थे, उनको छूना पड़ता था। इसीलिए इनको जो है सबसे मतलब जो चौथा वर्ण था उससे भी नीचे का समझा जाता था और एक अलग ही कैटेगरी इनके लिए थी चांडालों की। तो ये जो है हमारी वर्ण व्यवस्था से भी बाहर के थे। क्वेश्चन नंबर 20 या 20 की मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य बताए गए हैं। ए, उन्हें गांव से बाहर रहना होता था और रात को बाहर घूमना मना था उनको, यानी कि चांडाल्स ड्यूटी आर स्टेटेड इन मनुस्मृति। ए, दे हैव हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज एंड वर नॉट अलाउड टू रोम आउटसाइड एट नाइट। बी जो है फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल और लोगों के पहने वस्त्र पहनना, यानी कि यूज़ ऑफ डिस्कार्डेड यूटेंसिल एंड वेयरिंग क्लोथ्स वॉर्न बाय पीपल। और सी क्या है कि मन संबंधियों से विहीन मृतकों का संस्कार करना, यानी कि जिनके रिश्तेदार कोई नहीं होता था उस व्यक्ति के भी अंतिम संस्कार उन्हें खुद करना पड़ता था। तो क्रिमेट द डेड विदाउट रिलेटिव्स। और डी है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी कार्य उनको करने पड़ते थे। तो इस आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द। उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो है इसका लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।